नमस्कार। चलिए आज समझते हैं एमएफ हुसैन की मदर टेरेसा सीरीज के पीछे छिपे रहस्य को। ये मॉडर्न इंडियन आर्ट की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक है और इसकी कहानी वाकई में कमाल की है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है। भारत के महानतम कलाकारों में से एक ने दुनिया की सबसे जानी मानी संतों में से एक को पेंट किया, पर उनका चेहरा ही नहीं बनाया। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? इस सवाल का जवाब हमें पेंटिंग में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले कलाकार में मिलेगा। तो पहले कलाकार को जानना जरूरी है। मकबूल फिदा हुसैन। एमएफ हुसैन वो कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं थे। सोचकर देखिए, उन्हें भारत का पिकासो कहा जाता था। और ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कैसे उन्होंने एक तरह से अकेले ही इंडियन आर्ट को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया था। उनकी स्टाइल की तो बात ही अलग थी। मतलब देखते ही पता चल जाता था कि ये हुसैन का काम है। वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर थे। और उनका सबसे बड़ा कमाल क्या था? उन्होंने वेस्टर्न क्यूबिज्म को इंडियन क्लासिकल स्टाइल के साथ मिला दिया। और इसका नतीजा था मोटी दमदार लाइनें और इतने वाइब्रेंट कलर्स कि लगता था कैनवस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आर्टिस्ट को थोड़ा समझ गए हैं। आप वापस आते हैं उनकी मास्टरपीस पर। चलिए इसे जरा गौर से देखते हैं और इसके विजुअल क्लूज को एक साथ जोड़कर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 1979 की। हुसैन कलकत्ता में मदर टेरेसा से मिले और वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इतने कि 1980 में उन्होंने इस सीरीज की पहली पेंटिंग बना डाली। और ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये तो एक जुनून की शुरुआत थी। एक ऐसा जुनून जो अगले 20 सालों तक उनके साथ रहा। और इस पूरी सीरीज में जो सबसे हिम्मत वाला, सबसे चौंकाने वाला फैसला था, वो यही था। हुसैन ने मदर टेरेसा का चेहरा कभी नहीं बनाया। तो फिर से वही सवाल, आखिर क्यों? देखिए, आमतौर पर एक पोर्ट्रेट का मकसद क्या होता है? किसी खास इंसान का चेहरा दिखाना, है ना? लेकिन हुसैन का मकसद ये था ही नहीं। वो किसी एक इंसान को नहीं दिखाना चाहते थे। वो तो मदर टेरेसा के चेहरे से कहीं आगे जाकर उनकी आत्मा, उनके काम के पीछे की जो भावना थी, उसे पकड़ना चाहते थे। एक यूनिवर्सल सिंबल बनाना चाहते थे। अब जरा इस पेंटिंग की विजुअल लैंग्वेज को समझते हैं। बड़ी दिलचस्प है। पहली चीज, चेहरा विहीन फिगर। इससे मदर टेरेसा सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, बल्कि करुणा का एक सिंबल बन जाती हैं। फिर देखिए उनकी नीले बॉर्डर वाली साड़ी, उसे बड़े एंगुलर फोल्ड्स के साथ बनाया गया है। ऐसा लगता है मानो वो गरीबों के लिए कोई टेंट हो, कोई पनाहगाह हो। और अक्सर उन्हें एक बच्चे को गोद में लिए दिखाया गया है, जो हमें क्लासिकल पिएटा की याद दिलाता है। और एक और बात, चेहरा नहीं है पर हाथ हैं, बड़े मजबूत और देखभाल करने वाले हाथ, जो उनके काम, उनकी सेवा को दिखाते हैं। और ये सिंबलिज्म सिर्फ शक्लों में नहीं है, रंगों में भी है। हर रंग की अपनी एक कहानी है। सफेद रंग पवित्रता और शांति का, नीला रंग नन के रूप में उनकी पहचान का, और जो मिट्टी के रंग हैं वो उन गरीब लोगों के लिए हैं जिनकी वो सेवा करती थी। मतलब कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ सोचा समझा है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आर्टिस्टिक वजह तो थी ही, लेकिन इस बिना चेहरे की माँ की तस्वीर के पीछे एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही पर्सनल वजह भी छिपी थी। एक ऐसी वजह जो खुद हुसैन की जिंदगी से जुड़ी थी। इस पूरी कहानी के दिल में बस एक नंबर है, 2। सिर्फ 2 साल के थे एमएफ हुसैन जब उनकी माँ गुजर गईं। और ये एक ऐसा नुकसान था जिसने उनकी पूरी जिंदगी और उनकी आर्ट पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। और शायद इसीलिए वो अपनी पूरी आर्ट में कहीं ना कहीं उस माँ की छवि को तलाशते रहे, जिसे उन्होंने इतनी कम उम्र में खो दिया था। उन्होंने खुद कहा था, मैंने उनकी मौजूदगी में माँ के उस बहते हुए तत्व को पकड़ने की कोशिश की। तो मदर टेरेसा में उन्हें सिर्फ एक संत नहीं दिखी, बल्कि उन्हें वो यूनिवर्सल माँ की झलक मिली जिसकी वो हमेशा से तलाश में थे। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आर्टिस्टिक चॉइस, सिंबलिज्म और उनकी ये पर्सनल कहानी, तब जाकर समझ में आता है कि ये सीरीज सिर्फ पेंटिंग क्यों नहीं है, ये तो करुणा का, कंपैशन का निचोड़ है। तो हुसैन ने ये कमाल किया कैसे? इसे हम 3 सिंपल पर बहुत जीनियस स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, पहचान को हटाओ। चेहरा हटा दिया तो आर्ट एक इंसान के पोर्ट्रेट से कहीं बड़ी हो गई। दूसरा स्टेप, एक्शन पर फोकस करो।
हाथों और साड़ी पर जोर दिया तो ध्यान उनके काम पर गया, उनके चेहरे पर नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एक सिंबल बनाओ। और इन सबसे मिलकर वो फिगर मातृत्व और करुणा का एक ऐसा पावरफुल आइकॉन बन गया जो किसी भी कल्चर या वक्त से बंधा नहीं है। और आखिर में इस सीरीज की सबसे बड़ी लेगेसी यही है। ये हमें सिखाती है कि किसी की शक्ल दिखाई बिना भी उसके सार को, उसकी असलियत को पकड़ा जा सकता है। और ये मॉडर्न इंडियन आर्ट की एक शानदार कामयाबी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मुमकिन है कि कोई आर्टवर्क कम दिखाकर असल में ज्यादा बता दे? कला का इतिहास जानते हैं कभी कभी ना बस एक कैनवस पर बदल जाता है। और आज हम एक ऐसी पेंटिंग की बात करने वाले हैं, अमृता शेरगिल की एक ऐसी रचना जिसने इंडियन आर्ट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, तो इसका असल नाम था हल्दी ग्राइंडर्स। अब ये टाइटल ही देखिए कितना सिंपल है। ये पेंटिंग की सादगी को दिखाता है, उसके रोजमर्रा की जिंदगी पे फोकस को। बस कुछ औरतें हल्दी पीसती हुई। इसे बनाया गया 1940 में, और ये साल ये सिर्फ एक दशक का अंत नहीं था, ये तो इंडियन आर्ट के लिए एक पूरी नई सुबह की शुरुआत थी। तो सवाल यही उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी का इतना सिंपल सा सीन आखिर इतना रिवोल्यूशनरी, इतना क्रांतिकारी कैसे हो गया? अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले कलाकार को समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं अमृता शेरगिल की, एक ऐसी आर्टिस्ट जो कह सकते हैं दो दुनियाओं के बीच जी रही थी, और उनकी कला वो इसी कश्मकश, इसी खिंचाव से पैदा हुई। तो आखिर कौन थी अमृता शेरगिल? देखिए, वो मॉडर्न इंडियन आर्ट की एक पायनियर थी, एक ट्रेल ब्लेजर। कई लोग तो उन्हें इंडिया की फ्रीडा कालो भी कहते हैं। उनका जन्म हुआ था 1913 में बुडापेस्ट, हंगरी में। उनके पिता एक सिख अभिजात थे और माँ एक हंगेरियन ओपेरा सिंगर। और जो सबसे दुख की बात है, 1941 में सिर्फ 28 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी कला ना जैसे दो मजबूत ताकतों के बीच खिंची हुई थी। एक तरफ थी उनकी यूरोपियन ट्रेनिंग, पेरिस में जो उन्होंने ली थी, एकदम वेस्टर्न रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, डेप्थ, शैडोज, ये सब सी था। और दूसरी तरफ थी उनकी इंडियन इंस्पिरेशन। जब वो 1930s में इंडिया लौटी तो अजंता की गुफाएं और खासकर बसोहली और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और जैसे ही उन्होंने भारत की धरती पर वापस कदम रखा ना, उनके ब्रश को जैसे एक नया मकसद मिल गया। अब ये सिर्फ आर्ट नहीं था, नहीं, ये एक मिशन बन चुका था। और ये मिशन कोई सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक जुनून था। वो महलों और राजाओं की कहानियों से हटकर आम भारतीयों की जिंदगी उसे कैनवस पर लाना चाहती थी। वो भारत के गरीबों को, खासकर औरतों को, उनकी खामोश मेहनत को पूरी हमदर्दी और इज्जत के साथ दिखाना चाहती थी। और सबसे ज़रूरी बात, वो इंडिया के लिए एक बिल्कुल नई, एक अपनी विजुअल लैंग्वेज बनाना चाहती थी। और उनके इस मिशन को ना उनके एक बयान से बेहतर कोई और चीज़ बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था, यूरोप पिकासो और मैथिस का है, भारत सिर्फ मेरा है। सोचिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एक ऐलान था, एक आर्टिस्टिक डिक्लेरेशन कि अब भारत को अपनी कलात्मक आवाज़ मिल चुकी है। तो चलिए, इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए अब हम वापस हल्दी ग्राइंडर्स पर आते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वो पेंटिंग है जहां उनका ये मिशन एक मास्टरपीस में तब्दील हो गया। तो चलिए जरा इस पेंटिंग की डिटेल्स देखते हैं। मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस, साल है 1940, पर जो स्टाइल है ना वो है मॉडर्न इंडियन, एक ऐसा फ्यूजन जो शायद सिर्फ और सिर्फ शेरगिल ही बना सकती थी। और इसे उन्होंने पेंट किया था उत्तर प्रदेश के सराया में, अपनी फैमिली एस्टेट पर। इस पेंटिंग में जो सबसे रेवोल्यूशनरी चीज़ है वो है इसकी फ्लैटनेस, इसका 2D कंपोजिशन। शेरगिल ने जानबूझकर वेस्टर्न आर्ट के जो नियम होते हैं ना, डेप्थ, शैडो वाले, उन सबको तोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन मिनिएचर आर्टिस्ट सदियों से करते आए हैं। यहाँ मकसद ये नहीं था कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही बना दो, नहीं, मकसद था कहानी और इमोशन को सबसे ऊपर रखना। और अब जरा इसके रंगों पर गौर कीजिए। ये गहरा पीला, गेरुआ, चटख लाल और गहरा हरा, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये हल्दी है, ये मिट्टी है, ये भारत की धरती की खुशबू है। ये कोई कलर पैलेट नहीं, ये तो जैसे भारत की आत्मा को ही कैनवस पर उतार दिया गया हो। पता है, इस पेंटिंग में एक रिदम है, एक संगीत है। जरा देखिए कैसे इंसानी आकृतियों को एकदम सिंपल फॉर्म्स में बदल दिया गया है। पेड़ जो हैं वो बस रंग के सॉलिड ब्लॉक्स हैं, और इन औरतों के शरीर वो जिस तरह से अरेंज किए गए हैं उससे एक लय बनती है, एक साथ मेहनत करने की लय।
और उनके चेहरे, वो साफ नहीं है, क्योंकि ये किसी एक औरत की कहानी नहीं है। ये भारत की उन लाखों करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की कहानी है जो खामोशी से, मेहनत से अपनी जिंदगी जीती हैं। तो फिर हल्दी ग्राइंडर्स की असली लेगेसी क्या है, इसकी विरासत क्या है? सीधी सी बात है, ये पेंटिंग एक नई कला के जन्म का ऐलान है। इसे सिर्फ एक आर्टवर्क की तरह मत देखिए, ये एक आर्टिस्ट की पूरी जर्नी का, उसके कलात्मक बदलाव का आखिरी और सबसे शानदार कदम है। तो उनकी कहानी कैसी पूरी होती है? देखिए, शुरुआत होती है पेरिस से, एक बेहतरीन वेस्टर्न एकेडमिक पेंटर के तौर पर। फिर वो इंडिया वापस आती हैं और वेस्टर्न आर्ट के सारे नियम तोड़ देती हैं। वो इंडियन मिनिएचर और फोक आर्ट की खूबसूरती को अपनाती हैं और आखिर में वो इन दोनों दुनियाओं को मिलाकर एक बिल्कुल नई चीज़ बनाती हैं, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से भारतीय था, पूरी तरह से मॉडर्न था। यही है इंडियन मॉडर्निज्म। और अब एक ऐसी बात जो सच में दिल को झकझोर देती है। ये नंबर देखिए, 1। हल्दी ग्राइंडर्स को पूरा करने और उनकी मौत के बीच सिर्फ 1 साल का फासला था। सिर्फ 1 साल। मतलब एक तरफ एक मास्टरपीस था और दूसरी तरफ एक कहानी जो अधूरी रह गई। अमृता शेरगिल ने इंडियन आर्ट के लिए एक पूरी नई जुबान तैयार की, लेकिन उसे बनाने के ठीक 1 साल बाद वो चली गईं। और ये सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा कि वो और कौन सी कहानियां थीं जो वो हमें सुनाना चाहती थीं, जो हमेशा के लिए अनसुनी रह गईं। नमस्कार। स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये तो इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर का सबूत है, एक दस्तावेज। ये है सोमनाथ होर की मशहूर कलाकृति बच्चे। तो चलिए आज इसी के पीछे की कहानी और उस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। बस एक शब्द, दर्द। यही इस पूरी कलाकृति का, इसकी आत्मा का केंद्र है। यही वो एहसास है जिसे कलाकार ने कागज पर उकेरने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इस आर्टवर्क का नाम है बच्चे। बनाया है इसे सोमनाथ होर ने। मीडियम है एचिंग और एक्वाटिंट, और ये बनाई गई थी करीब 1955 से 1960 के बीच। आज अगर इसे देखना हो तो ये नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी NGMA में रखी हुई है। पर सवाल ये है कि आखिर एक कलाकार को इतनी तकलीफदेह तस्वीर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही भयानक दौर में मिलता है। साल था 1943। बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा था और सोमनाथ होर ने इस पूरी त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था। ये वो तजुर्बा था जो उनकी जिंदगी और उनकी कला पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ने वाला था। तो जाहिर है इस प्रिंट का सब्जेक्ट कोई हंसता खेलता बचपन नहीं है। ये सीधे सीधे भूख, कुपोषण और गरीबी की बात करता है। होर ने अकाल में लोगों को, खासकर बच्चों को, जीते जागते कंकाल बनते देखा था, और बस यही दर्द उनकी कला का मौजू बन गया। तो उस ऐतिहासिक दर्द को ध्यान में रखते हुए चलिए अब इस आर्टवर्क को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि होर ने इस पीड़ा को कागज पर उतारा कैसे। इन बच्चों के शरीर देखिए, ऐसा लगता है जैसे मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां और पसलियां हैं जो साफ साफ दिख रही हैं। उनके पेट सूजे हुए हैं जो कि गंभीर कुपोषण की एक निशानी है। चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं, सिर्फ एक खालीपन है। और देखिए बैकग्राउंड को बिल्कुल सादा रखा गया है ताकि सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन बेबस आकृतियों पर ही रहे। ये बात होर की कला के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। उनकी खींची हर एक लाइन जो खुरदरी है, टूटी हुई है, वो सिर्फ एक शेप नहीं बना रही, बल्कि देखने वाले को वो दर्द महसूस कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ तस्वीर के सब्जेक्ट में नहीं है, बल्कि इसको बनाने के तरीके में भी है। चलिए होर की इस अनोखी टेक्निक और उसके पीछे की सोच को समझते हैं। बच्चे को एचिंग और एक्वाटिंट टेक्निक से बनाया गया है। इसमें होता क्या है कि एक मेटल प्लेट पर एसिड से डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर उसमें स्याही भरकर कागज पर छापा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे तस्वीर में एक खुरदुरापन, एक दानेदार फील आता है, जो भूख और गरीबी की कठोर सच्चाई को दिखाने के लिए बिल्कुल सही मीडियम था। पर होर ने इस टेक्निक के साथ कुछ बिल्कुल अलग किया, कुछ क्रांतिकारी। उन्होंने अपनी प्लेट्स को चिकना रखने की जगह उन्हें जानबूझकर काटा, खुरचा, मतलब एक तरह से घायल कर दिया। वो समाज के इन घावों को फिजिकली अपनी प्रिंटिंग प्लेट पर उतार रहे थे, ताकि जब प्रिंट बने तो वो दर्द कागज पर छप जाए। ये ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग से बिल्कुल हटकर था। यहाँ प्लेट की सतह को एकदम स्मूथ रखा जाता था।
इस काम में रंगों का न होना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सिर्फ काले और सफेद रंग का इस्तेमाल ये सब्जेक्ट की गंभीरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यहाँ कोई सुकून देने वाला रंग नहीं है, सिर्फ उस त्रासदी का एक कठोर कॉन्ट्रास्ट है। तो आखिर इस कलाकृति का असली महत्व क्या है? ये सिर्फ आर्ट गैलरी की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर, इसकी अहमियत कहीं ज्यादा गहरी है। ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सोमनाथ होर कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे। उनके लिए कला सिर्फ खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं थी, वो इसे एक हथियार की तरह देखते थे, समाज के अन्याय और पीड़ा को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया। उन्होंने खूबसूरती की जगह सच्चाई को चुना, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और बस इसीलिए बच्चे सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, एक सामाजिक दस्तावेज है जो उस दौर की, उस भयावहता की गवाही देता है। ये कला के जरिए किया गया एक विरोध है, एक प्रोटेस्ट है। सोमनाथ होर एक बहुत ही मशहूर प्रिंट मेकर और मूर्तिकार तो थे ही, लेकिन उनकी असली पहचान हमेशा उनकी सामाजिक चेतना से जुड़ी रही। उनकी कला और उनका एक्टिविज्म, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। होर की ये कलाकृति हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन्होंने अपने समय के घावों को दुनिया के सामने रखा। सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी दुनिया में ऐसे कौन से घाव हैं जिन्हें देखे जाने की, दिखाए जाने की सख्त जरूरत है। नमस्कार, आज हम भारत की एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प कलाकृति को समझने की कोशिश करेंगे। ये है ज्योति भट्ट की देवी। अब ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। पहली नजर में देखने पर ये एक चेहरा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई बस एक चेहरा है या फिर ये एक पहेली है जिसके टुकड़ों को हमें एक एक करके जोड़ना होगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस रहस्यमयी कलाकृति की गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, असल में ये कोई आम पोर्ट्रेट या चित्र नहीं है, ये तो प्रतीकों की एक पूरी भाषा है जो शक्ति को दर्शाती है। वही दिव्य स्त्री ऊर्जा जिसमें सृजन है, उर्वरता है और एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। अच्छा, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसे बनाया किसने है और कैसे। तो चलिए कलाकार और उनकी तकनीक को समझते हैं। तो ये जो कलाकृति है, इसे बनाया है ज्योति भट्ट ने, जो बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट के एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। ये 1970s के दशक की बात है और इसे बनाने का जो तरीका है ना, वो भी बहुत खास है, जिसे एचिंग कहते हैं। आज ये हमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के कलेक्शन में देखने को मिलती है। तो ये एचिंग आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि एक धातु की प्लेट ली जाती है और उस पर एसिड की मदद से डिज़ाइन उकेरा जाता है, या कह सकते हैं कि नक्काशी की जाती है। इसी तकनीक की वजह से इस प्रिंट में इतनी बारीकियां और इतनी गहराई दिखाई देती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए इस कलाकृति में छिपे हुए इशारों और उनके मतलब को एक एक करके समझते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इन 4 मुख्य सुरागों या कह लें कि इन 4 तत्वों को समझना होगा। सबसे पहले चलिए इस चेहरे को देखते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये किसी असली महिला का चित्र नहीं है, ये तो लोक कला से प्रेरित है, जैसे कोई देवी का स्टाइलाइज्ड मुखौटा हो जो शायद किसी पूजा या अनुष्ठान में इस्तेमाल होता हो। अब इस सर पे गौर कीजिए, ये सिर्फ एक सांप नहीं है, ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई वो आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे तांत्रिक दर्शन में बहुत शक्तिशाली माना गया है। और यहाँ देखिए, ये कितना दिलचस्प है। देवी शब्द सिर्फ लिखा नहीं गया है, बल्कि उसे उल्टा करके एक डिज़ाइन की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये एक छोटा सा बदलाव इस कलाकृति को और भी ज़्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बना देता है। और ये जो आप बारीक डॉट्स और लाइनें देख रहे हैं, ये जो पूरा पैटर्न है, इसकी प्रेरणा सीधे गांव की कला से ली गई है। जैसे दीवारों पर मांडना और जमीन पर रंगोली बनाई जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने पहेली के सारे टुकड़े देख लिए। अब सवाल ये है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। यही तो इस कलाकृति की सबसे बड़ी खूबी है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक कमाल का संगम है। एक तरफ गांव की लोक कला, तांत्रिक दर्शन और दीवार पेंटिंग है, तो दूसरी तरफ शहर की आधुनिक एचिंग तकनीक, बड़ौदा स्कूल का स्टाइल और आर्ट गैलरी का मंच। तो आखिर कला की दुनिया में इस प्रिंट का इतना महत्व क्यों है? ये इतना खास क्यों माना जाता है?
देखिए, बात यह है कि ज्योति भट्ट ने सिर्फ गांव की कला की नकल नहीं की, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस कला को एक नया सम्मान दिया, एक नया मंच दिया। जो कला गांव की दीवारों और जमीन तक सीमित थी, उसे उन्होंने उठाकर एक आर्ट गैलरी के फ्रेम में जगह दी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिर में ये कलाकृति हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि कला हमारे आज के प्रतीकों को, हमारी आज की कहानियों को आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकती है। आज हम एक ऐसी कलाकृति की दुनिया में उतरने वाले हैं जो है तो एकदम खामोश, पर कहती बहुत कुछ है। यह है अनुपम सूद का मशहूर ग्राफिक प्रिंट ऑफ वॉल्स। अब देखिए, पहली नज़र में शायद ये एक बिल्कुल साधारण सी तस्वीर लगे, लेकिन इसका जो एक गंभीर, एक ठहरा हुआ सा माहौल है ना, वो देखने वाले को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार, इतना शक्तिशाली बना देता है। चलिए, इस सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कलाकृति के गहरे असर के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 20वीं सदी की इस बेहद ज़रूरी कलाकृति की कुछ बेसिक डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी कहानी को समझने के लिए हमारे एक मजबूत नींव तैयार हो जाएगी। तो ये जो कलाकृति है ऑफ वॉल्स, इसे 1982 में कलाकार अनुपम सूद ने बनाया था। ये एक लिथोग्राफ प्रिंट है और आज ये नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के कलेक्शन का हिस्सा है। ये सारी जानकारी हमें ये बताती है कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि भारतीय कला के इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस कलाकृति का असली सार क्या है। इसका जो सेंट्रल थीम है वो है इंसानी अकेलापन और समाज की बेरुखी। ये तस्वीर सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं को दिखाती है जिन्हें हम सब ने कभी न कभी महसूस जरूर किया है, वो एकदम अलग थलग पड़ जाने का एहसास। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी बनती कैसे है। अब हमारा ध्यान होगा इस तस्वीर के सबसे प्रमुख तत्व पर, यानी वो अकेली बैठी हुई महिला, उस किरदार पर। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उस महिला के चेहरे पर दुख नहीं है, बल्कि एक गहरा खालीपन है, एक शून्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने उम्मीद ही छोड़ दी हो, या फिर वो अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। उसकी खामोशी में एक बेचैन कर देने वाला ठहराव है। अगर हम जरा और करीब से देखें तो कई चीजें उसकी लाचारी को दिखाती हैं। उसका वो भावहीन चेहरा, उसका सफ़ेद लिबास जिसे अक्सर विधवापन से जोड़ा जाता है, और उसके वो नंगे फैले हुए पैर, ये सब मिलकर उसकी दयनीय हालत की एक दर्द भरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। अब तक हमने महिला के किरदार को समझा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके नाम पर इस कलाकृति का टाइटल है, यानी दीवार। पर यह सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। देखिए, इस दीवार के दो मतलब हैं। एक तरफ ये एक असली फिजिकल दीवार है जो हमें दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ, जो कि ज्यादा जरूरी है, ये उन सामाजिक और मानसिक दीवारों का प्रतीक है जो लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को, समाज से अलग थलग कर देती हैं। ये अकेलेपन का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। तो ये जो इतना गहरा माहौल है, ये जो इतना गहरा मतलब है, ये बना कैसे? चलिए अब कलाकार अनुपम सूद की उन तकनीकों और उनकी उस स्टाइल की पड़ताल करते हैं जिसने इस तस्वीर को इतना असरदार बना दिया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक लिथोग्राफ है। ये प्रिंट बनाने की एक काफी मुश्किल तकनीक होती है, जिसमें पत्थर या मेटल प्लेट पर तस्वीर बनाकर उसे कागज पर छापा जाता है। और इस तकनीक में माहिर होना बिल्कुल आसान नहीं है, और अनुपम सूद इसमें उस्ताद थीं। उनकी जो स्टाइल थी वो वाकई में कमाल की थी। उनके काम में एक फोटोग्राफी जैसी सच्चाई दिखती है। जरा देखिए कि कैसे उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल करके एक ड्रामा पैदा किया है, और कैसे उन्होंने खुरदरी ईंटों और मुलायम कपड़े के टेक्सचर को कितनी बारीकी से दिखाया है। ऊपर से काले और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल इस विषय की गंभीरता को और भी गहरा कर देता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुपम सूद ग्रुप 8 की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थीं। ये भारत में प्रिंट मेकर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप था, जिसने प्रिंट मेकिंग को एक नई पहचान दी। इससे ये भी पता चलता है कि वो अपने फील्ड की एक लीडिंग आर्टिस्ट थीं। अब तक हमने तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को देखा और समझा है। चलिए अब इन सभी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ऑफ वॉल्स असल में हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या बताती है। इस कलाकृति का महत्व दोहरा है।
एक तरफ ये एक नारीवादी नजरिया पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा समाज महिलाओं के इर्द गिर्द न दिखने वाली दीवारें खड़ी कर देता है। और दूसरी तरफ इसमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। ये हमें उस महिला के मन में चल रही उथल-पुथल और उसकी अनकही कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये जो बात है ये इस कलाकृति के पूरे सार को पकड़ लेती है। असली कहानी ईंट की दीवार के बाहर नहीं है, बल्कि उस महिला के मन के अंदर है, उसकी अपनी दुनिया में है। ये तस्वीर उसके अकेलेपन, उसके शून्य और उसकी खामोश पीड़ा का एक दस्तावेज है। और आखिर में ये कलाकृति हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी अदृश्य दीवारें हैं, वो कौन सी सामाजिक, मानसिक या भावनात्मक बाधाएं हैं जो हमें दूसरों से और शायद खुद से ही अलग करती हैं। ऑफ वॉल्स सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक आईना है जो हमें अपनी ही दीवारों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हम भारतीय गांव के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे जहन में शांति और सादगी की तस्वीरें आती हैं, लेकिन कलाकार के लक्ष्मण गौड़ हमें एक बिल्कुल अलग, ज्यादा कच्चा और ऊर्जा से भरा नजरिया दिखाते हैं। आज हम उनकी कला की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि उन्होंने ग्रामीण भारत को लेकर हमारी सोच को कैसे चुनौती दी। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं गांव तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या ये शांत और सरल जीवन की तस्वीरें हैं या फिर कुछ ज्यादा गहरा और जटिल? अक्सर गांवों को सादगी और गरीबी से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन के लक्ष्मण गौड़ ने हमें एक बिल्कुल अलग, ज्यादा कच्चा और ऊर्जा से भरा नजरिया दिया। एक ऐसा नजरिया जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम कुछ बहुत जरूरी देख ही नहीं रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये असाधारण नजरिया आया कहां से? इसकी जड़ें कलाकार के अपने जीवन और उनके गांव में हैं। चलिए मिलते हैं के लक्ष्मण गौड़ से और उनकी दुनिया से। 1940 में तेलंगाना के निजामपुर गांव में जन्मे गौड़ एक कमाल के कलाकार हैं। और वो सिर्फ एक पेंटर नहीं है, बल्कि एक माहिर ड्राफ्ट्समैन, नक्काश और मूर्तिकार भी हैं। उनकी कला की हर रग में उनके गांव की मिट्टी, उसकी खुशबू और उसकी सच्चाई बसी हुई है। तो गौड़ की कला इतनी रेवोल्यूशनरी, इतनी अलग क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये उस समय की कला की मुख्य धारा, खासतौर पर बंगाल स्कूल से बिल्कुल अलग थी, जिसने गांव को एक रोमांटिक आदर्श रूप में दिखाया था। गौड़ ने तो एक पूरी तरह से नई, अनफिल्टर्ड तस्वीर पेश कर दी। ये स्लाइड देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बंगाल स्कूल का वो आइडियलाइज्ड नजरिया, शांत, सौम्य, और दूसरी तरफ गौड़ की दृष्टि, वाइल्ड, बेबाक और एनर्जी से लबरेज। ये सच में भारतीय कला में एक बहुत बड़ा मोड़ था। चलिए अब गौड़ की कला के दिल में उतरते हैं, यानी कि पुरुष, महिला और प्रकृति के बीच का जो रिश्ता है, यहीं पर उनकी कला की असली आत्मा बसती है। गौड़ के चित्रों में जो पुरुष हैं वो कैसा है? वो कठोर है, मजबूत है, जमीन से जुड़ा हुआ, अक्सर धोती और पगड़ी में दिखता है। उसके चेहरे पर कोई बनावटी सादगी नहीं, बल्कि एक गहरी, एक इंटेंस सी गंभीरता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद प्रकृति का ही हिस्सा हो। और महिला, वो तो शक्ति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है, एकदम साहसी, एनर्जी से भरपूर और पारंपरिक तेलंगाना गहनों और साड़ी में सजी हुई। उनकी मौजूदगी में एक बेबाक सेंसुअलिटी है जो किसी भी तरह से छुपी हुई या दबी हुई नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के चित्र नहीं है। जैसा कि ये कोट साफ कहता है, वो दोनों मिलकर लाइफ की प्राइमल फोर्स को दिखाते हैं, मतलब फर्टिलिटी और वो कच्ची रॉ एनर्जी जो हर चीज को चलाती है। और फिर आती है बकरी। गौड़ की कला में बकरी बार बार लौट कर आती है, और ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये लिबिडो, प्रकृति का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान और जानवर की जो इंस्टिंक्ट है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो कितनी मिलती जुलती है, और ये रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। तो सवाल उठता है कि गौड़ अपनी इस पावरफुल विजन को कागज पर उतारते कैसे थे? उनकी टेक्निक भी आप देखिए उतनी ही बेबाक थी जितनी उनकी सोच। आइए उनकी कला की भाषा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनकी कला की नींव है उनकी लाइन ड्राइंग की ताकत। गौड़ एक मास्टर ड्राफ्ट्समैन हैं। खास तौर पर उनके ब्लैक एंड वाइट कामों में वो क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? सोचिए, एक दूसरे को काटते हुए बारीक लाइनों का एक जाल जो कमाल की डेप्थ और टेक्सचर बनाता है। ये सच में देखने वाली चीज है। और जब वो रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत खास होते हैं। चमकीले पीले, जबरदस्त नीले, मिट्टी जैसे लाल,
ये सारे रंग तेलंगाना की लोक कलाओं से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि चमड़े की कठपुतलियों से। इससे उनकी कला और भी ज्यादा जमीनी और ज्यादा ऑथेंटिक बन जाती है। तो आखिर में के लक्ष्मण गौड़ की विरासत क्या है? उन्होंने भारतीय कला पर ऐसा क्या असर छोड़ा जो आज भी हम महसूस करते हैं? अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने एक बहुत बड़ी धारणा को तोड़ दिया। भारतीय गांव की जो एक पवित्र और सीधी सादी छवि बनी हुई थी ना, गॉड ने उसे चैलेंज किया और उसकी जगह एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा सच्ची तस्वीर हमारे सामने रखी। और यही उनकी कला का सेंट्रल आइडिया है कि गांव का जीवन सिर्फ गरीबी या सादगी का नाम नहीं है, बल्कि ये जुनून से, इंस्टिंक्ट से और एक जबरदस्त लाइफ फोर्स से भरा हुआ है। तो आखिर में गॉड की कला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कला का असली काम हमें सुकून देना है, एक आरामदायक सुंदर दुनिया दिखाना है, या फिर जीवन की कच्ची और कभी-कभी असहज कर देने वाली सच्चाई से हमारा सामना कराना है? सोचिएगा जरूर।